नमस्कार, बुलेटिन ऑफ बिहार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के महामंत्री गौरव लाल जी से। गौरव लाल जी से इससे पहले भी बुलेटिन ऑफ बिहार में हम सारे दर्शक रूबरू हो चुके हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ज्वलनशील मुद्दे पर जिस पर कि सारे देश की नज़रें, देश के सारे डीलरों की नज़रें पड़ी हुई है। मामला यह सामने में आ रहा है और गौरव लाल जी से हम ये क्लियर भी करेंगे कि इस मामले में कितनी सच्चाई है। मामला है कि क्या पीडीएस बंद होने जा रहा है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, पीडीएस बंद होने की कगार पर है। क्या सरकार कभी फैसला कभी भी ले सकती है कि सारे जन वितरण प्रणाली या पीडीएस सिस्टम को बंद कर दिया जाए और सरकार जो है किसी भी माध्यम से या डायरेक्ट सामान की डिलीवरी आम आदमी को डायरेक्ट करे। गौरव जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस विक्रेताओं के विपरीत परिस्थिति के मद्देनज़र हमको अपने स्टूडियो में बुलाया है और हमको फिर से एक बार मौका दिया है कि विक्रेताओं की जो कठिनाइयाँ हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं, उनको उठाने के लिए आप बराबर हमको मौका दे रहे हैं। इसके लिए मैं आपको पूरे संगठन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं। धन्यवाद गौरव जी। 10 जनवरी 2023 को लगा जैसे पूरे पटना में लोगों का जमावड़ा हो गया। वो सारे आपके डीलर बंधु थे, मीटिंग भी हुई, सरकार की तरफ से लोग भी आए, बातचीत भी हुई। गौरव जी, परिणाम कुछ दिख नहीं रहा है। आखिर 10 जनवरी 2023 को इतना बड़ा जन सैलाब उमड़ा, लोगों को आपके एसोसिएशन ने, आपके डीलर्स ने, खुद आप और आपके संगठन के लोगों ने मजबूर कर दिया कि वो आपके मंच पर आकर आप लोगों से शर्तों पर बात की। लेकिन ज़मीन पर कुछ भी जो बातें, जो शर्तें तय हुई, वो कुछ दिख नहीं रहा है। क्या कहना है आपका? जी, आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है। देखिए, ये 10 जनवरी का जो प्रदर्शन था, आपको इसके गहराई में जाना पड़ेगा। ठीक है, ये 10 जनवरी का जो प्रदर्शन था, ये संगठन के इतिहास में एक तरीके से सबसे मजबूत प्रदर्शन जो है, विक्रेताओं का एकता और उनका जो मतलब अवेयरनेस था, अपने हक के लिए जो उन्होंने अपने आवाज़ को बुलंद किया, इसके लिए मैं बिहार के तमाम विक्रेता बंधुओं को अपने दिल से शुभकामना देता हूं कि आज 10 जनवरी को उन्होंने अपने मूलभूत समस्याओं को लेकर एक ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। और ये प्रदर्शन सही मायने में जो है वो हमारी जीत है। वो प्रदर्शन ऐतिहासिक प्रदर्शन था। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि ये जो प्रदर्शन था, ये गर्दनी बाग में किया गया था। ठीक है, और इस प्रदर्शन में जो भी साथी हमारे आए थे, वो साथियों ने सरकार को दिखा दिया कि भाई, अगर हमारे हद को नापने का कोशिश करोगे तो हम अपने अधिकार के लिए जो है आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए कटिबद्ध हैं। और ये तो आप देखिए कि गर्दनी बाग का ये प्रदर्शन था, ठीक है, और चारों तरफ बैरिकेडिंग था। तो मुझे याद आ रहा था कि शेर जब पिंजरे में होता है तो बाहर से लोग देखते हैं और उसके दहाड़ पे जो है ना भयभीत होते हैं, लेकिन सोचते हैं कि चलो पिंजरे में हैं, हम सेफ हैं। तो ये विक्रेताओं का दहाड़ था। गर्दनी बाग
में जो प्रदर्शन था वो विक्रेताओं का दहाड़ था। और जब सामने से गांधी मैदान से लेके जब हम राजभवन तक मार्च करेंगे तो बिहार के आला अफसर जो है ना वो समझेंगे कि विक्रेताओं में कितना हिम्मत है। और जहाँ तक रहा कि 10 जनवरी के प्रदर्शन के बाद आउटकम क्या आया, हमने संगठन के तरफ से 8 सूत्री मांगों को रखा था। ठीक है, 8 सूत्री मांगों में जैसे कि सबसे प्रथम मांग हमारा था जन वितरण विक्रेताओं को सरकारी सेवक घोषित करने का, जो उनका जायज़ मांग है। और ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये जो सर्विस मैनुअल 1976 है उसके अनुसार विक्रेता जो है सरकारी सेवक के लिए मान्य है। और उसके साथ साथ और भी सप्लीमेंट्री था, कुछ मुद्दा था, जैसे कि विक्रेताओं का मार्जिन मनी, जो PMGKAY का मार्जिन मनी था वो बैकलॉग था। तो वो बैकलॉग सरकार बहुत दिनों से वो उन्होंने होल्ड करके रखा था विक्रेताओं का। तो विक्रेताओं को बहुत रोष था। अभी आपको मालूम होगा कि सरकार ने पैसा रिलीज़ कर दिया है ऑलमोस्ट हर एक जगह जो है, कुछ जगह पे को छोड़ के मुख्यतः जो ज़िले हैं वहाँ पे पहुँच गया है, 2, 4, 5, 6 ज़िले को छोड़ के। और उसके बाद हमारा मांग था कि हमको सरकारी छुट्टी मिलनी चाहिए, साप्ताहिक छुट्टी मिलनी चाहिए। हमको सरकारी छुट्टी के अलावा जो है उम्र में भी जो है हमको अनुकंपा के आधार पर जो है ना उम्र की बाध्यता को समाप्त करने का था। इसी तरह 7-8 जो हमारा मांग था वो हमने सरकार के समक्ष रखा। और इस पे सरकार से जो वार्ता हुई वो पॉजिटिव वार्ता हुई थी। और सरकार ने ये बोला था कि मार्च तक हम जो है इस पे कुछ ना कुछ निर्णय लेंगे। मार्च तक जो है वो आपका जायज़ मांग है, इस जायज़ मांग को हम मार्च तक ये पूरा करेंगे, क्योंकि टेक्निकल इशू है और उस पे हम सरकार से जो है वो सरकार को भी अनुमोदन करेंगे। मार्च बीत चुका है और अब ये समय आ गया है फिर से कि सरकार द्वारा जो हम लोग को जो सहमति बनी थी, समझौता वार्ता जो हुआ था उसमें जो सहमति बनी थी, उस सहमति में 1-2 पॉइंट छोड़ के और भी जो मुख्य मुद्दे हैं उस मुद्दे को अभी तक सरकार के द्वारा कहीं कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आउटकम नहीं आया है। और ये जो मुद्दे हैं, ये 7-8 मुद्दे जो हैं, जो हमारा डिमांड है, ये डिमांड अब हम उसको बस एक ही डिमांड हमारा है। हम चाहते हैं और बराबर सरकार से एक ही बात करते हैं कि भैया हमको सरकारी सेवक घोषित कीजिए। और एक डिमांड को ही लेके अब और कोई डिमांड नहीं होगा और सरकारी सेवक का ही डिमांड सरकार के सामने हम रखेंगे और बहुत मजबूती से रखेंगे। और यही नहीं, मैं आपके माध्यम से बिहार के तमाम विक्रेताओं को बताना चाहता हूं कि मैं जब तक जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को सरकारी सेवक घोषित ना करवा दूं, तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। संगठन चैन से बैठने वाला नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है, संगठन की जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी के लिए मैं जो भी संघर्ष करना होगा वो संघर्ष करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूं और करता आ रहा हूं। और संघर्ष को जो है वो मैं इस संघर्ष को मैं लक्ष्य बना के मैंने रखा है अपने जीवन का। और सरकारी सेवक जब तक हासिल नहीं होगा हम संघर्ष करते रहेंगे। गौरवलाल जी, इतना बड़ा आयोजन जो 10 जनवरी 2023 को हुआ पटना में, सभी जो डीलर्स थे वो एकदम जोश से लबालब भरे हुए थे।
आपके संगठन, खुद आप भी काफ़ी ऊर्जावान दिख रहे थे उस दिन। आपके भाषणों में काफ़ी जो चीज़ें देखी गई उससे डीलर्स में एक हाई लेवल का जोश था। लेकिन जैसे ही ये सारी चीज़ें हुई मतलब इस आयोजन के बाद वो लगते नहीं आपको कि थोड़ी उल्टी भी चीज़ें हुई? NFSA का जो नया नॉर्म्स आया उसमें क्या कहा गया कि पहले क्या होती थी कि जो कमीशन होता है डीलर्स के वो खुद काट कर रख लेते थे, और अब क्या तो सारी चीज़ें फ्री हो गई, यानी सब कुछ, और गेंद जो है अब वो सरकार के पाले में चली गई है कि जब मर्जी होगी तब कमीशन देंगे, 2 साल बाद दें, 4 साल बाद दें। तो फिर इसमें तो डीलरों की परेशानी और बढ़ गई। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आयोजन के बाद सरकार ने अपना रुख और कड़ा कर लिए? देखिए, एक बात समझिए, आपको शायद याद होगा कि हमने मंच से ये घोषणा किया था कि इस आंदोलन में जो भी विक्रेता बंधु इस आंदोलन में सहयोगी हैं और जिनके ऊपर सरकार के द्वारा प्रेशराइज अनइथिकल प्रेशर देके उनको दुकान को सस्पेंड या कैंसिल करने का धमकी दिया जा रहा है, तो हमने ये घोषणा किया था मंच से कि एक भी विक्रेता का अगर लाइसेंस कैंसिल होता है तो मैं 3 पदाधिकारियों को जो है न्यायालय के शरण में ज़रूर जाने को मजबूर कर दूंगा। अब देखिए, ये जो भीड़ नहीं था, ये एक तरह से समझिए कि एक क्रांति का आगाज़ था ये। और विक्रेता आज तो ये समझ रहे हैं ना कि ये हमारा मूलभूत अधिकार है सरकारी सेवक का। भाई, सरकारी सेवक का इसलिए कि अभी तो सरकारी सेवक संहिता में भी, और टेक्निकली आपको मैं बताता हूँ, चूँकि आप देखिए संगठन जो 10 तारीख को प्रदर्शन किया, प्रदर्शन करने के बाद सरकार ये साफ साफ समझ गई कि अब तो विक्रेता जग गए हैं, और जब जनता जग जाता है ना तो सरकार का कोई भी फैसला हो उस सरकार को बदलना पड़ता है। सरकार ये भली भांति जान गई थी कि विक्रेता जग गए हैं, तो अपने आप को बचाने के लिए या जो एक मुद्दे को, इशू को डाइवर्ट करने के लिए, अभी देखिए कि संगठन इतना मजबूत हो गया था, विक्रेता इतना मजबूत थे, फिर से इनके मैटर को डाइल्यूट करने के लिए सरकार ने अपना चाल चल दिया। कुछ लोग जो हैं वो गलत तरीके से विक्रेताओं को जो है दिग्भ्रमित कर रहे हैं। अभी दिग्भ्रमित करने का नतीजा क्या है कि सरकार पहले समझ रहा था कि ये विक्रेता अब मजबूत हो गया है, तो सरकार ने फिर एक ये षड्यंत्र कर दिया, फिर से कमज़ोर करने के लिए अलग अलग तरीके से लोगों को बहाल कर दिया कि वो मिस कम्युनिकेट करते रहे। प्रचार तंत्र, और प्रचार तंत्र इतना हावी हो गया है ना कि प्रचार के माध्यम से विक्रेताओं का जो मुख्य उद्देश्य है उस उद्देश्य से भटकाने का कोशिश किया जा रहा है। लेकिन ये देश आज ही का नहीं, ये इतिहास है। जब जब आंदोलन हुआ है तो आंदोलन को ख़त्म करने के लिए 10 तरीके के लोग जो हैं, वो 4-5 तरीके के लोग आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए वो दिशाहीन मुद्दे पर जो है वो बात करते हैं, प्रचार तंत्र करते हैं, ताकि विक्रेता अपने हक के लिए फिर से जो है संगठित नहीं हो। लेकिन हमारी जो मुख्य मांग है सरकारी सेवक की, मैं तब तक नहीं पीछे हटूंगा जब तक जन वितरण प्रणाली विक्रेता को सरकारी सेवक सरकार घोषित नहीं करती है। इसके लिए मुझे जो भी करना होगा मैं कर रहा हूं। आपको मालूम है कि हमने उच्च न्यायालय से लेके सर्वोच्च न्यायालय तक अपने बातों को रखने के लिए हमने सारा डॉक्यूमेंटेशन कर लिया है, और मैं बहुत जल्द ही, अगर लोग चाहेंगे, इसलिए कि टेक्निकली हमको सरकारी सेवक सरकार को देना है,
और ये हमारा हक है और ये हम हक लेके ही रहेंगे। कुछ राज्यों में तो हो भी हाँ, गया है। आपको मालूम है कुछ राज्यों में है, क्योंकि क्या है कि सरकार इतना भयभीत हो गया ना 10 तारीख के बाद, कि उसको लगा कि ये बंदा तो टेक्निकली स्मार्ट है। अब हमने जब बात शुरू कर दिया सरकारी सेवक का 1976 अनुच्छेद 309, तो बोला सरकार तो हाँ ठीक है, ये मुद्दा ये तो सही है, लेकिन इसमें तो हमको सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा ना। अब विभाग ने ये सोचा कि ये तो बंदा ये जो है ये तो पकड़ लिया है मुद्दा, अब इस मुद्दे से भटकाने के लिए अलग अलग मुद्दा तैयार करो। तो ये अलग अलग मुद्दा अलग अलग लोग के तरफ से विक्रेताओं को कमज़ोर करने के लिए करवाया जा रहा है, ताकि फिर से विक्रेता अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाए, क्योंकि जितना खंडित रहेंगे उतना कमज़ोर रहेंगे, और एकत्रित होंगे तो मजबूत होंगे, और जब मजबूत होंगे तो फिर अपना हक के लिए वो आवाज़ उठाएंगे, और जब हक के लिए आवाज़ उठाएंगे तो सरकार को मानना पड़ेगा। तो मेरा एक ही मुद्दा है, सरकारी सेवक। अब सरकारी सेवक में आपका जो अन्य मांग है वो सारा मांग आपको पूरा हो जा रहा है। अब इसमें देखिए आपको सरकारी छुट्टी मिल जा रहा है, साप्ताहिक छुट्टी गॉस्टेड छुट्टी मिल जा रहा है, आपको जो अनुकंपा वाला है वो बेनिफिट मिल जा रहा है, आपको पीएफ कट रहा है, ग्रेच्युटी कट रहा है, सैलरी मिल रहा है, मानदेय मिल रहा है, फिर क्या दिक्कत है? तो हम इतना सारा मुद्दा क्यों लेके चले? जब हम सारे चीज़ों को एक इनकॉर्पोरेट कर दें तो सरकारी सेवक का मुद्दा मेरा मुख्य मुद्दा है, और इसके लिए हम लड़ेंगे। हमको अन्य मुद्दों से नहीं मतलब है, अन्य मुद्दा हमारा सब्सिडियरी है, वो हमारा प्राइम फोकस है, हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। लोगों का कहना है कि जो पीडीएस डीलर है इनकी इतनी भीड़ 10 जनवरी का जो प्रदर्शन हुआ, उनके साथ गौरव लाल जी मिलकर कोई पॉलिटिकल स्टैंड भी आगे ले सकते हैं। तो क्या ये कहा जा सकता है कि आपके अंदर में भी कोई पद की लालसा या पॉलिटिक्स की तरफ मूव करना आपने सारे डीलरों को लेकर, ऐसी कोई मंशा है? अच्छा, इसका आपका कहने का मतलब है कि मेरा भी कुछ ऐसा महत्वाकांक्षा है कि आप एक बड़ा नेता हो जाएं, बिल्कुल। या फिर कुछ आपको एमएलसी का टिकट मिल जाए, 10 जनवरी की भीड़ तो लगभग या फिर भीड़ दिखा के ये सब ठीक है, वो लोग कहते हैं ज़रूर, और मैं ये मानता हूँ कि मेरी महत्वाकांक्षा तो है, मेरी महत्वाकांक्षा है, और ये महत्वाकांक्षा ये एमएलसी मंत्री या फिर एमपी, इससे बड़ी महत्वाकांक्षा है मेरी महत्वाकांक्षा यही है। और ये मेरी मतलब मेरे अंदर जो है ये मेरा मतलब सबसे महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षा है मेरा, कि सरकार द्वारा जो है मैं विक्रेताओं का जो मुख्य मांग है सरकारी सेवक, ये सबसे बड़ी मेरी महत्वाकांक्षा है। ये महत्वाकांक्षा मेरी यही है, और ये एमपी एमएलए एमएलसी इससे बड़ी महत्वाकांक्षा है मेरी, और वो महत्वाकांक्षा इस सारे पदों से ये सारे पद उस महत्वाकांक्षा से बहुत छोटे हैं। एक ही महत्वाकांक्षा है कि अगर मैं इस लायक हो सकूं, और मैं अगर सरकारी सेवक विक्रेताओं को घोषित करवाने में मेरा योगदान रहा, और सरकारी सेवक अगर विक्रेता हो गए, तो जब मेरा आखिरी ये हो, जब हम आगे बढ़ें, मेरे योगदान देने में अगर मेरी मृत्यु होती है, तो अगर बिहार के विक्रेता मेरे सबको अगर कंधा देते हैं, तो यही सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है। इसके सिवा कोई महत्वाकांक्षा नहीं, ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और यही मैं चाहता हूँ
कि स्वर्गीय श्रीकांत लाभ जब दुनिया से अलविदा हुए हैं, तो वही महत्वाकांक्षा के साथ मैं भी उनके साथ जो है इस मुहिम में शामिल हूँ। और जब तक मुहिम को हासिल नहीं करूँगा तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मेरी और कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, मेरा विजन यही है। और जिसका कोई विजन नहीं होता है उसका कोई महत्वाकांक्षा नहीं होता है। तो एक विजन है मेरा सरकारी सेवक विक्रेताओं को, और वो मैं लेकर रहूँगा। ये मेरी सबसे बड़ी जो है वो सबसे बड़ा मेरा लक्ष्य है, टारगेट है। और इसके लिए मुझे जो भी करना होगा, जो प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से, और वो प्रक्रिया तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, टेक्निकली जो है विक्रेता जो है वो सरकारी सेवक है। तो गौरव लाभ जी, एक लास्ट प्रश्न आपसे लेते हैं। खबरों में कितनी सच्चाई है, एकदम सीधा सीधा बताइए। क्या पीडीएस बंद करने की सरकार की कोई मंशा है या ये खबरें भ्रामक फैलाने वाली है? देखिए, सरकार, अभी तो आपको मालूम होगा कि एनएफएसए का क्या हश्र हुआ है। आपने तो देखा है ना कि एनएफएसए में अमेंडमेंट करके जो नेशनल फूड सिक्योरिटी जिस कारण से लाया गया था, उसमें सरकार ने अमेंडमेंट करके विक्रेताओं को जो है वो बोल दिया फ्री में आप बांट दो। ठीक है, और आगे फ्री में बांट दो। अब तो सरकार है, सरकार तो 1 मिनट में कोई फैसला ले सकती है। तो फिर कभी भी फैसला ले लेगी कि भाई ठीक है, विक्रेताओं का जो है ये इतना बड़ा चेन सिस्टम है, इस चेन सिस्टम को ख़त्म करने के लिए प्राइवेटाइज कर दो। अब एसएफसी के थ्रू, अब एसएफसी से माल विक्रेता के पास जाता है और विक्रेता उपभोक्ता को देते हैं। अब पॉस सिस्टम लागू है, एफपीएस कोड है। तो सरकार अगर चाहेगी तो सरकार तो बोल रहा है, केंद्र सरकार तो बोल ही रहा है कि भाई सीएससी सेंटर लाएंगे, आप लोग गैर अनुदानित सामान का जो है वो वितरण करके अपना जो है व्यवस्था चलाइए। तो भैया हमको तो हमको जो लाइसेंस मिला है, उस लाइसेंस में बोला जाता है कि आपको सब्सिडाइज रेट पे जो है वो सेल आउट करना है, सरकार के द्वारा जो आपको अलॉटमेंट होती है। तो अब ये फ्री कर दिए हैं, तो वो तो एक चला गया कि हम लाइसेंस जो है हमको दिया गया था, वो लाइसेंस के अकॉर्डिंगली हम काम नहीं कर रहे हैं। अब बताइए कि सरकार का हम जो है सरकार का सामान फ्री में बांट रहे हैं उपभोक्ता को, लेकिन दुकान का किराया हम दे रहे हैं, वेट एंड मेजरमेंट का लाइसेंस हम बनवा रहे हैं, एसएफसी के गोदाम से लेकर पीडीएस दुकान तक माल पहुंचने में क्या क्या कठिनाइयाँ होती है ये सारे विक्रेता भाई जानते हैं। ऑफिसर अभी फ्री में तो हम बांट रहे हैं और हमको तो कुछ मिल नहीं रहा है, मिलता भी है तो 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना में। लेकिन अगर आप देखेंगे बिहार के हर प्रखंड में अभी 100 कॉज का जो है ना बाहर चला हुआ है, और सारे अफसर बोलते हैं जैसे कि क्या है ना कि आप समझिए कि एक बोरा है, एक बोरा में ऊपर से नीचे तक जो है वो बटा हुआ है उसका। एमओ साहब, इंस्पेक्टर साहब, एसडीओ साहब, कौन कौन साहब क्या क्या लेते हैं ये सबको मालूम है। तो ये बताइए कि ये तो मजबूर कर रहे हैं ना हमको, हम तो फ्री में काम कर रहे हैं। आप हमको एसएफसी से आप डोर स्टेप डिलीवरी के थ्रू हमको मेरी दुकान तक आवंटन पहुंचवा दीजिए, सही समय पर पहुंचवा दीजिए, आप सही समय पर पहुंचवा दीजिए, सही क्वालिटी दीजिए, सही क्वांटिटी दीजिए, तो हमको देने में क्या दिक्कत है, हम तो कुछ लेकिन अगर आप अफसर साहब को खुश नहीं रखेंगे, एमओ साहब को नहीं खुश रखेंगे, उनको तो चाहिए होगा। तो
विक्रेता के साथ ऐसा स्थिति है कि काटो तो खून नहीं। तो परिस्थिति ऐसी बनी हुई है, और मैं बता रहा हूँ ना कि अभी ये मुझे लगता है सरकार ने ये इसको एक अभी ट्रायल बेसिस पे रखा है। आप दिसंबर तक देखिए, ये इसको फ्री योजना के तहत दिया गया है। 2024 में इलेक्शन है लोकसभा का, और मई जून तक रिजल्ट भी आ जाएगा। मई जून तक रिजल्ट आएगा तो फिर वही होगा, CSC सेंटर बनाए जाएंगे। रोस्टर ऑलरेडी फिक्स है। ये पॉस मशीन है सरकार का लागू है। अब सरकार सोचेगी कि भाई हम जो इनको कमीशन दे रहे हैं, इनको जो पेमेंट दे रहे हैं 2 महीना 3 महीना में ये लोग हल्ला करते हैं, वो पेमेंट को हम क्यों नहीं जो है SFC के थ्रू इसको डिस्ट्रीब्यूट करवा दें। अब एक वार्ड में 5-7 डीलर रहेंगे, एक गांव में ग्राम पंचायत में 5 डीलर रहेंगे। अब वहाँ पे डोर स्टेप डिलीवरी जो PDS के यहाँ लागू है, PDS शॉप पे जो डोर स्टेप डिलीवरी है, सरकार तो बोल देगी कि भाई ठीक है, डोर स्टेप डिलीवरी टू कंज्यूमर कर देते हैं। तो ये सोचने की बात है, और ये बहुत विकट स्थिति है। इस चीज़ों को विक्रेताओं को समझना पड़ेगा, ठीक है। और सरकार, मैं ये बता रहा हूँ कि विकट परिस्थिति है, बट हम जो अभी रीड कर रहे थे, कुछ दिन पहले हम स्टडी कर रहे थे, तो मुझे कुछ उम्मीद का किरण नज़र आया है। एक और टॉकिंग पॉइंट है कि इस टॉकिंग पॉइंट के हिसाब से अगर इस लॉजिकली देखिएगा, टेक्निकल भी है और लीगल भी है, लेकिन विक्रेताओं को समझना पड़ेगा कि उनका हक सरकारी सेवक का है और कैसे है। अब समझिए, सरकार ने NFSA में अमेंडमेंट करके जो है वो फ्री कर दिया। सरकार चाहेगी फिर आप डोर स्टेप डिलीवरी टू कंज्यूमर कर देंगे, CSC सेंटर खोल देंगे, तो हमारा लाइसेंस का तो कोई वैल्यू नहीं रहेगा। अब देखिए, आप समझिए कि हम क्यों बोल रहे हैं कि अभी हमारे पास 2 महीना जो है ये हमारा बहुत ब्राइट टाइम है, क्योंकि फिर इसके बाद इलेक्शन का होड़ लग जाएगा। फिर आप जो है 3 महीना 4 महीना के बाद आपको फिर इलेक्शन में इधर उधर की बात होने लगेगी, आपके मुद्दे पर बात होगा नहीं। अब आप समझिए कि हम सरकार को बोलते थे पहले कि अनुच्छेद 309 के हिसाब से जो है हम सरकारी सेवक के लायक हैं, तो सरकार बोलता था कि हाँ नहीं, बहुत अच्छी बात है, ये तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि आपका जो लाइसेंस दिया गया है PDS का, लाइसेंस यूनिफिकेशन 1984 क्या कहता है कि आप कमीशन एजेंट हो, ठीक है। आप कमीशन एजेंट हो इसलिए कि आप तो पहले कमीशन काट लेते हो, आप कमीशन काट के आप ड्राफ्ट लगाते हो, तो आप कमीशन एजेंट हो। खाद्यान्न के लिए या तेल के लिए तो आप तो कमीशन एजेंट हो। हमने बोला ठीक है। उसके बाद बोलने लगे कि कमीशन एजेंट के साथ आप विक्रेता भी हो। एक तरफ से आप कमीशन काट के जो है ड्राफ्ट लगाते हो, तो आप कमीशन लेके उसके बाद जो है माल उठाते हो। अब माल उठाने के बाद, खाद्यान्न लेने के बाद आप फिर उसको बिक्री करते हो कंज्यूमर को, तो आप विक्रेता भी हो। तो कमीशन एजेंट और विक्रेता, तो आप सरकारी सेवक कैसे हो सकते हैं? तो चीज़ों को समझिए ये। अब देखिए, अब हम बोल रहे हैं कि ठीक है भाई, हम कमीशन एजेंट थे, उसके बाद विक्रेता हुए, लेकिन अब तो आप सरकार भी समझने लगी है ना कि अब तो हम सरकारी सेवक हो सकते हैं। देखिए, अब क्या है कि ना तो हमको कमीशन मिलता है, हम कमीशन काट के देते नहीं हैं। सरकार ने अमेंडमेंट किया है, सरकार ने अमेंडमेंट किया तो हम कमीशन काट के ड्राफ्ट तो लगाते नहीं हैं खाद्यान्न के लिए। और जब माल उठाते हैं, खाद्यान्न को उठाते हैं, जब विक्रेता जब खाद्यान्न उठाते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कंज्यूमर को देते हैं।
तो ना तो अब हम कमीशन एजेंट हैं और ना ही हम उचित मूल्य पे जो है वो खाद्यान्न का वितरण करते हैं उपभोक्ता तक। तो ना हम कमीशन एजेंट हैं ना हम विक्रेता हैं, लेकिन सरकार का जो सरकार का जो कार्यक्रम है ये पीडीएस सिस्टम का, उस कार्यक्रम को तो हम सरकार के निर्देशानुसार कर रहे हैं और सरकार के निर्देशानुसार हम कर रहे हैं। अब हमको सरकार पेमेंट दे रही है। तो बात समझिए, जब आप कमीशन एजेंट है नहीं, विक्रेता है नहीं, सरकार आपको फ्री में काम बोल रही है, काम करो, हम काम करोगे तो पेमेंट देंगे। तो सरकारी सेवक तो यही है ना कि सरकार के कार्यक्रम के क्रियान्वयन जो लोग करते हैं उनको सरकार के मद से जो पैसा दिया जाता है वो सरकारी सेवक कहलाते हैं। तो ये टेक्निकल पॉइंट है, आप समझिए। तो इस हिसाब से तो हमारे पास और टेक्निकल पॉइंट हो गया, लीगल पॉइंट हो गया कि ना अब तो हम फ्री में काम कर रहे हैं और सरकार हमको पेमेंट कर रही है, सरकार हमको पेमेंट कर रही है और हम जनता का सेवा कर रहे हैं। तो हम जनता का नौकर है ना, तो जनता का नौकर सरकारी सेवक होता है। तो इस लिहाज से हम सरकारी सेवक हैं कि नहीं, ये बताइए आप। तो मेरा तो टेक्निकल पॉइंट है। अब इस पॉइंट को हम लगातार ये कर रहे हैं, बहुत सोचने के बाद जो है मुझे आया कि ये एक और जो है ये कन्विंसिंग पॉइंट है। अब हमको इस पॉइंट को हम न्यायालय में अगर रखेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि न्यायालय जो है, माननीय उच्च न्यायालय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक अगर हम इस बात को उठाते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम सरकारी सेवक के लिए हमको न्यायालय जो है वो कंसीडर करेगी। और इसी आशा के साथ, विश्वास के साथ मैं लगा हुआ हूँ, रेगुलर ड्राफ्ट कर रहा हूँ, रेगुलर हर एक चीज़ों को जो है जो न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से है उस चीज़ों पे बात कर रहा हूँ। और ये मुझे पूरा उम्मीद है कि सरकारी सेवक के लिए अगर हम प्रोसेस से अगर जाते हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास विक्रेता के पास आपने जो मुद्दा उठाया है कि हो सकता है कि इनका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाए, तो मेरा भी यही मानना है कि सरकार एक लेटरल लाइन ले रही है और सरकार इस सिस्टम को डेवलप एक मतलब ऐसा ये कर रही है, लेटरल लाइन ले रही है। और वो एक अभी पॉलिसी उनका चल रहा है कहीं ना कहीं कि इस सिस्टम को अपने कंट्रोल, क्योंकि देखिए पीडीएस जो है ना वो बहुत बड़ा चैनल है, ठीक है, और मैक्सिमम जो स्टेक होल्डर है, मेजर स्टेक होल्डर है वो पीडीएस डीलर्स हैं। तो इनके अस्तित्व को समाप्त करने के लिए ये भविष्य में आपको मैं बता रहा हूँ ना, आपको मैंने दिसंबर में दिया था ना, मैंने बोला था ना कि ये एनएफएस ख़त्म होने वाला है। हाँ, आज मेरा परसेप्शन भी यही कह रहा है कि ये लोग सीएससी सेंटर डेवलप करेंगे। और मैं तो ये बता रहा हूँ ना कि लोग इस चीज़ों को गंभीरता से समझे कि गैर अनुदानित और अनुदानित क्या होता है। अगर गैर अनुदानित अगर कर दिया गया तो फिर आपका जो पेमेंट हो रहा है वो पेमेंट भी सरकार छीन लेगा, क्योंकि आपको बोलेगा कि आप धीरे धीरे वो डेवलप करेगा और आपको सब्सिडाइज करेगा। तो मेरा ये मानना है कि सरकार कुछ बड़ा सोच रही है। अगर आप विक्रेता अगर नहीं जगे और अपने हक के लिए आवाज़ को अगर बुलंद नहीं कर पाए तो सरकार कभी भी फैसला ले सकती है। चूँकि इलेक्शन है तो अभी रुकी हुई है, लेकिन ये ट्रायल बेसिस पे है ये, अब बहुत जल्द ख़त्म। मेरा मानना है कि बहुत जल्द अस्तित्व जो है इनका विहीन करने के लिए सरकार जो है वो अपना रणनीति भी तैयार करेगी। लेकिन हमारे पास 2 महीना 3 महीना है, विक्रेता को जगना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, अपने हक के लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा। और जब आवाज़ बुलंद होकर उठता है ना तो सरकार भी झुकती है।
और मैं तो बता रहा हूँ ना कि सड़क से लेके माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय तक हमने संगठन की ओर से विक्रेताओं को मजबूत करने का जो ये रखा है, वो मैं विक्रेताओं को मजबूत करने के लिए हमने लीगल तौर पे ये सब हमने आपको बताया, क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है। और ये टेक्निकल पॉइंट ऐसा है कि इसमें उम्मीद है कि विक्रेता, बट ये जानना पड़ेगा विक्रेता को कि भाई अभी ये वक्त है आपस में नहीं लड़ने का, ये वक्त है संगठित होने का, संयुक्त होने का, तटस्थ होने का और अपने आवाज़ को बुलंद करने का। आज एक विक्रेता अभी अगर लगे रहेंगे कि ये मेरा अलॉटमेंट काट ले रहा है, ये मेरा अलॉटमेंट, मेरे पास बहुत सारे विक्रेता का फ़ोन आता है कि सर मेरा अलॉटमेंट काट दिया गया। मैं साफ साफ बोल देता हूँ कि ये वक्त अलॉटमेंट इधर से उधर करने का नहीं है, ये वक्त है अपने अस्तित्व की लड़ाई का। और अस्तित्व की लड़ाई के लिए अगर आवाज़ बुलंद करेंगे तो फिर आपकी जीत तय है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। क्योंकि हमारे पास जो संविधान ने जो हमको अधिकार दिया है, उस संविधान के अधिकार से मैं बता रहा हूँ कि विक्रेता भी सरकारी सेवक हो सकते हैं। जी। दर्शकों और सारे डीलर्स, खास करके फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के महामंत्री से जो भी पीडीएस का आज विश्लेषण हुआ, सारे दर्शक, सारे डीलर्स ये बताएं कि उनको यह एपिसोड कैसा लगा। साथ ही साथ बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, कई सरकारी संस्थाएं अचानक से ही बंद हो गई, तो पीडीएस भी बंद हो सकती है। प्राइवेटाइजेशन चल रहा है ना, अभी तो देख लीजिए, रेल बिक गया, सेल बिक गया, LIC बिक गया, सब चीज़ हो गई। डीलर्स एकजुट आए, ऐसा फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के महामंत्री गौरव लाल जी का कहना है कि वो एक साथ आकर, अब समय है कि 2-3 महीनों के अंदर में कोई एक फैसला लें और एक संवैधानिक दायरे में रहकर सरकार से बात करें। अगर विरोध करना है तो विरोध प्रदर्शन करें, साथ आकर जल्दी से कोई फैसला लें, नहीं तो काफ़ी देर हो जाएगी। गौरव लाल जी का यही कहना है। दर्शकों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा, खास करके डीलर्स बंधु को यह एपिसोड कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप गौरव जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और पीडीएस की इतनी सारी जानकारियाँ आपने दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अंत में एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, आपको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। मैं 3-4 दिन से ये सोच रहा था, क्योंकि 3-4 दिन से मुझे ये लग रहा था और मैं बहुत बेचैन था। जो अभी स्थिति बनी हुई है, परिस्थिति बनी हुई है विक्रेताओं के साथ, ये संगठन नहीं है, ये मेरा परिवार है। आप समझिए बात को। अगर परिवार के एक सदस्य को भी तकलीफ़ होता है तो वो डायरेक्ट मुझे तकलीफ़ होता है, और मैं बैठा नहीं रहता हूँ। मैं इनके हक के लिए अभी जितना मेहनत कर रहा हूँ ना, आप ये बताइए ना कि टेक्निकली सरकारी सेवक के लिए इतना प्रोसीडिंग और ये क्या क्या निकाल के मैंने कानून के तरफ से जो हो सकता है, जो संवैधानिक प्रक्रिया हो सकता है, इतना डिटेल में मैं लोगों से इसलिए बता रहा हूँ कि ये अभी मौका है इनके पास। अगर ये एकत्रित नहीं हो पाए तो भविष्य अंधकार में दिख रहा है, और मैं इसके लिए बहुत विचलित हूँ 3-4 दिन से। अब लोग नहीं जगेंगे तो कभी भी किसी भी समय अस्तित्व पे खतरा हो सकता है। और जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दे दिया, पूरी जवानी दे दी, और जिनका पेशा विक्रेता का है और वो लगातार जो है अपना परिवार उससे चला रहे हैं, कितने लोग रोड पे आ जाएंगे, क्या करेंगे, ये सोच सोच के मैं परेशान होता हूँ। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि 3-4 दिन से मेरे मन में बहुत उहापोह का स्थिति था, मैं किस तरह से अपने विक्रेता बंधुओं से संवाद स्थापित कर सकूं। तो आपने एक जरिया दिया, एक माध्यम दिया, इसके लिए मैं संगठन की ओर से और बिहार के तमाम विक्रेताओं
की ओर से आपको पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं और सारे विक्रेता बंधुओं से अपील करता हूं कि दोस्तों, चैन से सोना है तो जाग जाओ। अगर अब आप नहीं जगे और एकत्रित नहीं हुए, संगठित नहीं हुए, आपस में बिखरे हुए रहे, तो सरकार इस चीज़ों को अच्छे तरीके से जानती है कि किस तरह कैसे इन लोग को तोड़ के रखना है, और उन्होंने अपना काम बड़ी भली भांति कर दिया है और लोग फिर से कमज़ोर होना शुरू हो गए हैं। तो आप अपने लक्ष्य के लिए, आपका एकमात्र जो मुद्दा है, एकमात्र जो डिमांड है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट का, इससे इधर उधर मत भटके दोस्तों। ये आपकी मुख्य मांग होनी चाहिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस मांग पे अगर आप तमाम लोग अडिग रहें तो मैं आपके लिए सड़क से लेके माननीय उच्च न्यायालय तक लड़ने का काम करूँगा, और मेरे शरीर में अगर एक भी खून का कतरा रहेगा तो इसके लिए आपके लिए न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। धन्यवाद साथियों। ये थे गौरव लाभ जी, फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के महामंत्री हैं। डीलर से डायरेक्ट इन्होंने कहा है कि भाई अब जल्दी से एक मंच पर खड़े हो जाइए, साथ आ जाइए, एक मत हो जाइए और अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। उम्मीद है कि जितने भी हमारे डीलर बंधु हैं उन सभी को गौरव लाभ की बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, क्योंकि एक तरह से ये उनकी ही बात कर रहे हैं। गौरव जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।